हेलो गाइस। हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे जावा आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग एक फ़ाइल को कंपाइल करते हैं, उसको रन करते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है। आखिर जेडीके किसको बोलते हैं, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, किस तरीके से सारा कोड रन होता है और क्यों जावा को एक वोरा लैंग्वेज बोला जाता है। ओके, तो WORA इज़ राइट वंस रन एनीवेयर। सो जावा फेमस ही इसीलिए क्योंकि हम उसको एक बार लिखते हैं और उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर देते हैं, इसीलिए इस टाइप की लैंग्वेजेस को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोला जाता है। ओके, सो सबसे पहले तो इस आर्किटेक्चर को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई जाती है, आखिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का मतलब क्या है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और इस एग्जांपल को समझने के लिए थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, प्रॉब्लम आखिर है क्या चीज़। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो मैंने एक तरफ एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को लिया है और दूसरी तरफ एक जापानीज स्पीकिंग पर्सन को लिया है। अब इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को जापानीज नहीं आती है और जापानीज को इंग्लिश नहीं आती है। ओके, अब इनको कम्युनिकेट करना है। सपोज भाई इंग्लिश वाले को जापानीज को कुछ बोलना है, हे हाउ आर यू समथिंग कुछ करके, बट जापानीज को तो इंग्लिश आती नहीं है तो वो समझ ही नहीं पाएगा, राइट। एंड इन द सेम वे जब जापानीज को कुछ इंग्लिश को बोलना है तो वो भी नहीं समझ पाएगा। इट जस्ट अ वेरी नॉर्मल प्रॉब्लम, राइट। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो आप जब एक रियल टाइम कॉन्सेप्ट को देखोगे, कभी भी रियल टाइम में आप किसी कंट्री में जाओगे जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो आपको वहाँ पर एक ट्रांसलेटर को हायर करना पड़ेगा। तो यू गाइज हैव टू हायर वन ट्रांसलेटर और वो ट्रांसलेटर आपको हेल्प करेगा कि भाई आपकी इंग्लिश को वो जापानीज़ में कन्वर्ट करेगा और जापानीज़ को इंग्लिश में। जिस कंट्री में आप हो आप उस हिसाब से ट्रांसलेटर हायर कर सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पर एक ट्रांसलेटर क्या काम कर रहा है, वो एक इंग्लिश स्पीकिंग गाय का, जैसे यहाँ पर एक ट्रांसलेटर क्या काम कर रहा है, वो एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन का इनपुट ले रहा है, उसको जापानीज़ में कन्वर्ट करके दे रहा है, जापानीज़ का इनपुट लेकर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे रहा है, राइट। उसी तरह से गाइस हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनका भी सिमिलर काम होता है, एग्जैक्टली लाइक अ ट्रांसलेटर, नथिंग एल्स। ओके, कैसे। अब आप आज के टाइम में कितने सारे ऐप्स यूज़ करते हो, व्हाट्सएप करते हो, यूट्यूब करते हो, गूगल मैप करते हो, लाइक देर आर लॉट ऑफ एप्स इन मार्केट। ओके, और हर ऐप का अगर आप एक बेस समझोगे तो बेसिकली हर ऐप, हर जो आपका एप्लीकेशन है, हर एक कोड है, वो आपकी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। आप कोई भी ऐप ले सकते हो, राइट। और उस रियल लाइफ प्रॉब्लम को जब हम लोग एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करते हैं, राइट, तो वहाँ पर आपको एक इंटरफेस की ज़रूरत होती है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे जैसे हम बात करते हैं बैंकिंग की। ओके, तो आज से अगर हम 20-30 साल पहले की बात करते हैं जब ऐसे कोई ऐप या कुछ नहीं होते थे, तो बैंकिंग प्रोसेस कैसा था भाई। आपको अगर किसी को रुपए दे भेजने हैं, कुछ मनी डिपॉजिट करनी है, तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपको एक रिसीट फिल करनी पड़ेगी। उस रिसीट के बाद उस सामने वाले के पास जिसको आप रुपए भेज रहे हो उसके पास रुपए 3-4 दिन बाद पहुंचेंगे, राइट। तो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, करेक्ट। फिर धीरे 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 जब कंप्यूटर्स को लोगों ने डेवलप किया तो उन्होंने बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग ली और उसके बाद उन्होंने इस रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे, एक ऐप के थ्रू। आज के टाइम में हम लोग यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। आज के टाइम में आप घर बैठे विद इन 5 सेकेंड्स आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पे भेज सकते हो, राइट। और ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ही ये होता है गाइस कि वो एक रियल टाइम आपकी जो लाइफ की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, ओके, उनको लेकर जाता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस पे। उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वही हमारी सीरीज़ का पूरा पार्ट है कि क्या सेट ऑफ रूल्स हमको सीखने होंगे इस चीज़ के लिए। बट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेस लाइन है वो यही है कि उसके अंदर वो सारे के सारे फीचर्स होते हैं जो आपकी हर प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर सके कुछ इंस्ट्रक्शन के अंदर। ओके, और इसी का एक्चुअल मीनिंग होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तभी कंप्लीट मानी जाती है जब वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट कर सके डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर। ऑल राइट, तो अब हमने ये समझ लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आखिर होती क्या चीज़ है। ओके, अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एक बेस है कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है,
तो अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इवोल्यूशन पे जाओगे तो 5 लेवल ऑफ लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। लेवल 1 बहुत पुराना लैंग्वेज था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, अभी एडवांस लेवल 5 आ गया, राइट? तो देयर आर 5 कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस, जिसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको जाके गो थ्रू करो, ओके? लेकिन हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, कंपाइलर, ओके? अब ये कंपाइलर क्या चीज़ होती है? तो गाइस देखो, अब हम जब अपने पुराने पिछली स्लाइड पे वापस जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि रियल टाइम प्रॉब्लम को हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर रही है, ओके? अब जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करती है, राइट? कोई भी लैंग्वेज जब एक इंटरेक्ट करती है, राइट? तो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में उससे बात करनी पड़ती है। तो बेसिकली भाई जैसे एक ट्रांसलेटर है, अब एक रियल टाइम प्रॉब्लम मैंने उसको दी कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसने आपकी जो लैंग्वेज है उसको समझा, उसके अंदर जो भी उसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैकएंड पे लगाए वो किए, एंड देन उसका एक मशीन मतलब एक कंप्यूटर को समझने वाला कोड जनरेट करके कंप्यूटर को दे दिया, ओके? अब सपोज करो भाई आपने अपनी इंस्ट्रक्शन में कुछ गलती कर दी, आपने जो इंस्ट्रक्शन लिख रहे थे, अब यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो हम उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बींग से तो लिखते हैं, राइट? तो उसको हम एक रीडेबल फॉर्मेट बोलते हैं। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जो हम लोग ये कोड लिख रहे हैं, पब्लिक क्लास टेस्ट वन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जब सब सेट ऑफ रूल्स हैं, ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है, ओके? अब जब हमारा कंपाइलर या कोई भी लैंग्वेज इस कोड को रीड करेगी, राइट? और इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, मतलब आपने कुछ गलत लिख दिया है, राइट? तो कंपाइलर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, पहले तो वो पूरा चेक करेगा कि भाई आखिर सारा कोड एज पर द रूल्स है या नहीं है। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब जिसने ये कोड लिखा है उसको वो रूल्स सारे फॉलो करवाने पड़ेंगे उससे, तभी हम इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वरना क्या होगा, अगर ये डायरेक्टली मशीन में चला गया तो हो सकता है मशीन को करप्ट कर दे, उसकी मेमोरी को किल कर दे, उसके अंदर कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें डेवलप कर दे, राइट? तो कोड को कंपाइल कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो इस कंपाइलेशन प्रोसेस को स्किप कर देती हैं, ओके? वो डायरेक्टली कोड को मशीन पर रन कर देती हैं, उससे प्रॉब्लम, बट उससे हमको रिस्क क्या रहता है कि वो रिलायबल नहीं होती हैं, क्योंकि गलत कोड चल गया तो हो सकता है वो मशीन के साथ कुछ भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं मशीन के साथ, और वो इनको ख़राब कर सकते हैं, ओके? तो उन लैंग्वेजेस को इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस बोलते हैं, ओके? मैं उस पर आता हूँ, आई विल कम टू दैट आफ्टर सम टाइम, लेकिन पहले मैं आपको कंपाइलर एक्सप्लेन करता हूँ। तो कंपाइलर में हमने पहले इस कोड को लिया, इसको कंपाइल किया, और अगर हमारा कोड कंपाइल सक्सेसफुल हुआ तभी वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, वरना वो मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है, ओके? अब जावा इस काम को कैसे करती है, जावा इस कंपाइलेशन प्रोसेस को कैसे इम्प्लीमेंट करती है और कैसे एक मशीन कोड को जनरेट करती है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो और यहीं पे हमारा आज का जो सेशन है जावा आर्किटेक्चर वो स्टार्ट होता है, ओके? तो जावा आर्किटेक्चर में जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि हमने एक फाइल क्रिएट की जिसमें हमने एक नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कोड लिखा, ओके? अब याद रखो, हम कोई भी लैंग्वेज में जब काम करते हैं, जैसे अगर हम पाइथन में करते हैं तो हम पी वाई एक्सटेंशन देते हैं, अगर हम सी प्लस प्लस में करते हैं तो हम सी प्लस एक्सटेंशन देते हैं, तो उसी तरह से जब हम कोई भी कोड जावा में लिखते हैं तो हम लोग डॉट जावा एक्सटेंशन देते हैं उसको, ओके? तो जब हमारा डॉट जावा एक्सटेंशन यहाँ पे रहता है तभी हमारी जावा उसको एंटरटेन करेगी कि हाँ भाई मेरे को इसको कंपाइल करना है या एक्स वाई जेड कोई भी उसके साथ ऑपरेशन करना है, ऑल राइट? तो अब मैंने अपनी एक फ़ाइल बना ली जो कि एक नॉर्मल रीडेबल फॉर्मेट में है, ओके? अब मैंने उसको सबसे पहले कंपाइल किया, ऑल राइट? अब इसको कंपाइल करने के लिए जब हमने जावा इंस्टॉल किया था गाइस, तो वहाँ पे हमने एक बिन फोल्डर का पाथ डाला था, इफ़ यू रिमेंबर, ओके? वो पाथ में पूरा जावा कंपाइलर हमारा सेट रहता है, ओके? मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब मैं अपना पहला कोड लिखूँगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वहाँ पे हमारी क्या क्या चीज़ें मेंशन रहती हैं, ओके? तो हमने इस कोड को कंपाइल किया, और कंपाइल करने के लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो होती है जावा सी टेस्ट वन डॉट जावा। तो जावा सी जो कमांड है गाइस, इसका मतलब जावा कंपाइलर, एंड हमारी फाइल का नाम है टेस्ट वन डॉट जावा, तो वो यहाँ पर कर इधर आ गए, ओके? अब जब हमारा कोड कंपाइल हो गया तो वो एक मशीन कोड जनरेट करता है,
और उस मशीन कोड का जो फॉर्मेट होता है या फिर उसका एक्सटेंशन आप जो भी बोलो उसको क्लास फाइल बोलते हैं जावा में। ओके, और इस क्लास फाइल के अंदर हमारे बाइट कोड होता है। तो वेरी सिंपल, हमारा जब एक नॉर्मल जावा फाइल कंपाइल हुआ और वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तो एक क्लास फाइल जनरेट हो गई जिसके अंदर पूरा मशीन कोड है और बाइट कोड है। और अगर आप इस क्लास को रीड करने की कोशिश करोगे तो आप रीड नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ही गार्बेज लेवल ऑफ वैल्यू होती है, क्योंकि दैट इज़ अ मशीन कोड और आपको उसको बिल्कुल छेड़ना भी नहीं है। यू नीड नॉट टू टच एनीथिंग इन दैट फाइल। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। आपने कोड को कंपाइल कर लिया। अब कंपाइल करने के बाद आपके पास एक क्लास फाइल जनरेट हो गई, दैट्स फाइन। अब इस क्लास फाइल को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर में आता है इंटरप्रेटर। ओके, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, जो आपका मशीन कोड है उसको डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। अब एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, राइट? एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो लगेगा। तो जब कंप्यूटर में कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट होती है किसी भी मशीन में, तो हमारे पास एक दो तरीके के मेमोरी होते हैं कंप्यूटर के अंदर। एक होता है रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। दूसरा होता है रोम। रोम होता है रीड ऑनली मेमोरी। ओके, तो जो भी आपका डेटा सेव रहता है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सब रीड ऑनली मेमोरी होता है क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है। एक बार आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ सेव कर दी तो वहाँ पे सेव रहती है। ओके, हटेगी नहीं। लेकिन एक होता है रैम। रैम मेमोरी क्या होता है कि जो भी आपका कोड एग्जीक्यूट होगा वो सारा का सारा कोड आपका रैम पे जाता है। ओके, अब आप ये चीज़ सोचो कि अगर आपकी रैम ज़्यादा है, बहुत सी मशीन में भाई 2 GB रैम होती है, कुछ मशीन में 4 GB, कुछ में 8 GB, कुछ में 16 GB, राइट? तो रैम जितनी ज़्यादा है मतलब एप्लीकेशन को रन करने के लिए उतना स्पेस ज़्यादा मिल रहा है मेरा, राइट? तो आपका एप्लीकेशन उतना स्मूथली रन होगा क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्पेस पड़ा हुआ है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दूसरे एप्लीकेशंस को रन होने में। ओके, तो जब हम अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है कि जावा एक जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जनरेट करता है। ओके, जिसको हम JRE बोलते हैं, जो कि अभी इस सेशन में आगे आएगा। ओके, और ये क्या करता है JRE का काम क्या है? JRE इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन जिसका काम है कि वो सबसे पहले रैम के पास जाएगा और उस रैम को बोलेगा कि भाई मेरे को मेरा कोड एग्जीक्यूट करना है, मुझे थोड़ा सा मेमोरी चाहिए, स्पेस चाहिए। ओके, तो रैम जो होती है, मशीन जो होती है, सॉफ्टवेयर, वो हमारे JRE को उतना स्पेस दे देता है जितना वो मांगती है। ओके, इन स्पेस को सेट करने के लिए भी कुछ कमांड्स होती हैं जिसको XMS और XMX वेरिएबल्स बोलते हैं। मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम सेट कर सकते हैं। ओके, तो हमने अभी क्या किया, हमने यहाँ पर JRE ने अपनी रैम के पास जाके बोला कि मुझे कुछ मेमोरी चाहिए इसको रन करने के लिए। ओके, ऑल राइट, तो यहाँ पर रैम के पास हो गया और उसने मेमोरी ले ली। अब जो उसको मेमोरी मिलती है, राइट, वो मेमोरी के अंदर एक वर्चुअल मशीन डिज़ाइन करता है गाइस। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज वर्चुअल मशीन क्या काम करती है, ये एक टाइप की वर्चुअल मशीन है। ओके, और इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपका जो कोड है वो जाकर एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो JRE एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है कोड, JRE ने वहाँ पर JVM क्रिएट किया, लेकिन आपका जो कोड है वो JVM के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो JVM क्या काम करता है, इट्स अ वर्चुअल मशीन जनरेट हो गई आपकी। ओके, जब आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा तो ये JVM जो है वो ऑटोमेटिकली मेमोरी से चला जाएगा। ठीक है, और रैम फिर से वापस खाली हो जाएगी। फिर से वापस से जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे फिर से वापस से JRE जो है इस रैम को बोलेगी कि भाई मेरे को स्पेस चाहिए, फिर से रैम उसको एलोकेट करेगी एंड अकॉर्डिंगली सेम प्रोसेस होता रहेगा मेरा। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है गाइस। और एग्जीक्यूट करने के लिए जो कमांड हम लोग यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं जावा, एंड जो भी हमारी क्लास फाइल का नाम है हम उसको लिख देते हैं। देयर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड एनी एक्सटेंशन फॉर दिस। ओके, क्योंकि जावा में जो क्लासेस होती हैं उनको एज अ एंटिटी लिया जाता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कोई भी कमांड की ज़रूरत नहीं होती। ओके, ये मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम लोग इसको डॉट क्लास फाइल में क्लास नहीं देते हैं, व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड इट। ऑल राइट, तो ये एक बहुत ही छोटा सा आर्किटेक्चर जो जावा आपको देता है, जिसमें पहले आपने कंपाइल किया और फिर आपने उसको एग्जीक्यूट किया। ओके, अब जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इस पार्ट को बोला जाता है JRE, यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब आप एक चीज़ हमेशा सोचो कि JRE के लिए इनपुट क्या है, एक क्लास फाइल। ठीक है, और एग्जीक्यूशन कहाँ हो रहा है, एक रैम पे या JVM पे। ओके, तो अगर एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट, अगर हम बात करते हैं कि राइट वंस रन एनीवेयर, करेक्ट, तो मैंने एक बार कोड अपनी मशीन पे राइट किया,
मैंने उसको कंपाइल करके उसकी क्लास फाइल जनरेट कर दी और अब मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर जगह, राइट। और JRE क्या करेगा, उन क्लास फाइल को उठाएगा, उनको एग्जीक्यूट करके आपके रैम में उसको रन कर देगा। ओके, तो JRE के लिए जो इनपुट होता है वो हमेशा एक क्लास फाइल होता है, ठीक है। इसलिए इसको जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बोलते हैं। कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट कुछ नहीं होता जावा में। ओके, रन टाइम मतलब रन करने के काम में आ रहा है। ऑल राइट, अब जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है, जब आपको कोड पूरा डेवलप करना होता है गाइस। तो डेवलप करने के लिए क्या है भाई, आपको कंपाइल भी करना है और आपको एग्जीक्यूट भी करना है। अब मैं आपको इसको रियल टाइम में एक्सप्लेन करता हूँ। जब आपको जावा के सॉफ्टवेयर मिलते हैं तो जावा के सॉफ्टवेयर में कोई भी अपना जावा कोड नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जावा कोड रीडेबल फॉर्मेट में है और कोई भी उसको रीड कर सकता है। इट्स वेरी इजी फॉर रीड द कोड, लॉजिक समझ सकता है, उसके अंदर बग्स निकाल के उसको गलत तरीके से यूज़ कर सकता है। तो कभी भी जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स आते हैं किसी भी स्पेसिफिक मशीन, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के या किसी के भी, उस बंडल में हमेशा आपको क्लास फाइल मिलेंगे, कभी भी आपको जावा फाइल नहीं मिलेंगे। ओके, उससे क्या होगा कि आपको एग्जीक्यूट करने के लिए JDK की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड ओनली JRE। ओके, JDK के अंदर गाइस बहुत सारे डिफरेंट और एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस अलाउड होते हैं, जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन में कुछ नई नई चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि वो डेवलपमेंट किट है, वो डेवलपमेंट पर्पज से यूज़ हो रही है। ओके, तो याद रखें हमेशा कि JDK हमेशा कंपाइलर प्लस JRE कॉम्बिनेशन होता है, बल्कि जो JRE होता है उसके अंदर कभी भी आपको जावा सी या कंपाइलर कभी नहीं मिलेगा। ओके, अभी मैं आपको इसको जो है वो एक फोल्डर स्ट्रक्चर में समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, लेट मी गो बैक टू माय सी ड्राइव। तो मैं अपनी सी ड्राइव पे गया और आप सभी को पता है कि जावा हमारी प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल रहती है। तो मेरी मशीन में जावा जो है वो इस प्रोग्राम फाइल में इंस्टॉल्ड है। मैं यहाँ पर जावा पे गया और यहाँ पे सपोज करिए मैंने JDK 1.8 ओपन किया। ऑल राइट, अब इस 1.8 JDK के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक JRE यहाँ पे दिख रही है। ओके, बिकॉज अगर आप हमारी इस स्लाइड पे जाते हैं तो JDK के अंदर ऑटोमेटिकली उसकी एक JRE मेंटेन रहती है, क्योंकि भाई जब कोड कंपाइल करोगे तो उसको रन भी तो करोगे, राइट। द सेम वे जब आपने इस JDK को ओपन किया तो इस JDK के अंदर आपको एक JRE मिली। ओके, अब हम इसके बिन फोल्डर पे जाते हैं। जब आप इसके बिन फोल्डर पे जाएंगे ना गाइस, तो आपको एप्लीकेशन में जावा भी दिखेगा और जावा सी भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि JDK में जावा सी एंड जावा दोनों की ज़रूरत होती है। ओके, लेकिन अगर हम JRE के फोल्डर में जाते हैं, अगर हम अपनी JRE के अंदर जाते हैं, उसके बिन में जाते हैं, तो यहाँ पर केवल आपको जावा दिखेगा, जावा सी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि JRE में जावा कंपाइलर का कोई यूज़ नहीं है। करेक्ट, क्योंकि कंपाइलेशन तो JDK करके देगा आपको, JRE करके नहीं देगा। तो गाइज यही एक्चुअली इस आर्किटेक्चर का पूरा जो कंक्लूजन है वो यही है कि किस तरह से एक एप्लीकेशन के अंदर हमारा जावा सी और JDK और JRE मेंटेन रहता है, कैसे वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। ओके, यस, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। और आप लोग मेरे को कमेंट करो अगर आपको कोई भी डाउट होता है। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।